नमस्कार. भारताचा 53वा भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव सुरू आहे. देशविदेशातून अनेक चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक आणि फिल्म रसिक गोव्यामध्ये दाखल झालेले आहेत. अनेक चित्रपट समीक्षकही गोव्यात दाखल झाले आहेत आणि आज आपल्यासोबत आपल्याशी चर्चा करण्यासाठी भारतीय सिनेमातील चित्रपट अभ्यासक, चित्रपट समीक्षक अजित राय सर आज आपल्यासोबत उपस्थित आहेत. अजित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गोवन वार्ता लाइव इस न्यूज़ चैनल में. ईफी का 53वां सत्र चल रहा है यहाँ पे और आप यहाँ पे आए हो. आपकी क्या पहली प्रतिक्रिया है? ये एक अनूठा अवसर है, अपॉर्चुनिटी है देश भर के लोगों के लिए. दुनिया का अच्छा सिनेमा देखने को मिलता है. ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा अवसर देश में और कोई दूसरा नहीं है. तो इसका महत्व एक तो वो है. दूसरा, एनएफडीसी ने जो फिल्म बाज़ार लगाया है इस बार वो बड़े लेवल पर लगा था और उसमें इतने देशों के पैविलियन लगे, फ्रांस के, रूस के जो गेस्ट कंट्री थे इसमें, और इतने सारे बिजनेस हुए, इतने सारी बातें हुई. दुनिया भर के प्रोड्यूसर्स और फिल्म कंपनियों के लोग आए, मीडिया के लोग आए. तो उन्होंने आपस में सिनेमा के बारे में बातचीत की. ये आजकल की दुनिया में जितनी टेक्नोलॉजी हो गई है और सोशल मीडिया हो गया है, उसमें आमने सामने की बातचीत कम होती जा रही है. तो एक ज़माना था जब फिल्म सोसाइटीज होती थी, एक ज़माना था जब बहुत सारे उपक्रम होते थे, बहुत सारे जगह होती थी जहाँ लोग आपस में बात करते थे. आप देखिए कि ये फिल्म फेस्टिवल 1952 में 1 फरवरी को यहाँ 24 जनवरी से 1 फरवरी तक मुंबई के फिल्म्स डिवीज़न में शुरू हुआ था. तो 1952 से ये सिलसिला चल रहा है और 1 फरवरी को दिल्ली में, नई दिल्ली में हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उसको इनॉग्रेट किया था. तब से लेकर आज तक, पहले ये कुछ सालों पर होता था, फिर आप देखिए 75 में और उससे भी पहले 65 में इसके जो डायरेक्टर रहे फेस्टिवल के, वो भारत के महान फिल्मकार सत्यजीत रे रहे. तो एक तरह से ये लीगेसी है और 75 से ये फेस्टिवल अब हर साल होने लगा. पहले ये कई शहरों में होता था, लेकिन जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे मनोहर पर्रिकर और वहाँ केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज जी थी, दोनों ने मिलकर तय किया कि अब गोवा में फेस्टिवल होगा. तो गोवा को ईफी का एक परमानेंट वेन्यू के तौर पर, और ये ठीक हुआ. शुरू में हम लोग इसके विरोध में थे, दिल्ली वाले लोग, कि क्या हो गया, कैसे हो गया, ये सब हो गया, गोवा के लोगों के स्वभाव के चलते कुछ इस तरह से. तो लेकिन धीरे धीरे लगा कि फेस्टिवल के लिए सबसे अच्छी जगह तो यही है. तो ये एक अनूठा अवसर है. सर, आप देश विदेश के बहुत से चित्रपट फेस्टिवल, चित्रपट समारोह जहाँ पे होते हैं, प्रतिष्ठित कांस फिल्म फेस्टिवल है, बर्लिन का फिल्म फेस्टिवल है, टोरंटो है, अगर मैं नाम बताने लगूँ तो 5 मिनट इसी में लग जाएंगे. इतने चित्रपट समारोह में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत सालों से लगातार आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं. कांस फिल्म फेस्टिवल में भी आप सदस्य के तौर पर वहाँ पे, फिल्म क्रिटिक के तौर पर वहाँ पे आप जा चुके. कैसा होता है वहाँ का माहौल? देखिए, कोई तुलना नहीं है. जैसे हमारे देश की और दुनिया के विकसित देशों की कोई तुलना नहीं है. यूरोप हमसे सिनेमा में 100 साल आगे है, तो बाकी चीज़ों में भी है. उसका स्केल बहुत बड़ा है. जैसे कल हमने एक सेशन मॉडरेट किया यहाँ ईफी फिल्म बाज़ार में. उसमें सब्जेक्ट था कि भारतीय सिनेमा का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे बढ़े. उसमें वैरायटी इंटरनेशनल मैगजीन है सिनेमा की, उसके नमन रामचंद्रन थे, डेडलाइन की हांगकांग से थी, लीज थी, और पिकल मैगजीन के नटराजन विद्यासागर थे. सब ये कोशिश, हम सब मिलजुल कर कोशिश कर रहे थे कि क्या दुनिया भर की बड़ी मैगजीन्स में इंडियन सिनेमा को प्रमोट किया जा सकता है और उनके ख़रीदार मिल सकते हैं क्या, जो पर्टिकुलरली इंडिपेंडेंट सिनेमा है. जो बड़े हाउसेज की फिल्में हैं जैसे यशराज फिल्म्स या बाकी की है, तो वो तो अपनी जगह बना लेती हैं कमर्शियली, वो रिलीज भी होती हैं एशिया के और देशों में, या राजकुमार हिरानी की 3 इडियट्स ने या आमिर खान की दंगल ने चाइना में बहुत बड़ा बिजनेस किया था. तो वो सब तो कर ले. लेकिन जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर जो भारतीय भाषाओं में अच्छी फिल्में बनाते हैं, जैसे कोंकणी में, मराठी में, मलयालम में, कन्नड़ में, वो कैसे दुनिया के और देशों तक पहुँचे, इसमें फिल्म बाज़ार की बहुत बड़ी भूमिका रही. लेकिन जहाँ तक कान, बर्लिन, वेनिस
फिल्म फेस्टिवल का सवाल है, तो उसका स्केल बड़ा है और बहुत पहले से हो रहे हैं, और वो हर एडिशन से कुछ न कुछ सीखते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ थोड़ी रस्म अदायगी ज़्यादा है, और एक प्रचलन हमारे यहाँ ये भी चला है कि इतिहास में पहली बार का, माने हर कोई आकर कहता है ये पहली बार हो रहा है। जैसे आप कहें कि इस ईफी में इतिहास में पहली बार इतने डेलीगेट आए, 10,000 हैं, जबकि हमने देखा है कि इससे पहले 12,000, 13,000, 14,000 डेलीगेट आते रहे हैं ईफी में। हाँ, और बहुत इसकी बड़ी परंपरा रही है, एक से एक अच्छे इसके डायरेक्टर रहे हैं फेस्टिवल के। ये पिछले 10 सालों से थोड़ा सा ये गड़बड़ा गया है, इसकी प्रोग्रामिंग थोड़ी गड़बड़ा गई है। जैसे कान फिल्म फेस्टिवल में, दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है, 142 मिलियन यूरो की इकनॉमी है जो कई हज़ार करोड़ में जाती है, और वहाँ 50,000 डेलीगेट आते हैं, 50,000। इससे तो 4-5 गुना दुगने। हाँ, और मीडिया यहाँ मैक्सिमम ये बता रहे हैं कि 600 के आसपास है, कभी 400, 300 वैसे ही रहता था मीडिया, और उसमें भी वो 600 में 300 तो आपके महाराष्ट्र गोवा के हैं, बिल्कुल, तो 3 ही सब हुए ना। और इंटरनेशनल मीडिया तो रेयर है, आता ही नहीं है आमतौर पर। तो उसमें कान में 5,000 मीडिया होता है, तो कान में जो प्रेस रूम है 5 लोग उसको मैनेज करते हैं, यानी कि 5 लोग 5,000 मीडिया पर्सन को हैंडल करते हैं, एक कंप्लेन नहीं होती है। यहाँ पूरी की पूरी हमारी पीआईबी इतने ऑफिस लेकर लगी हुई है, और 500 को हैंडल नहीं कर पा रही है। हर चीज़ के लिए हर बाधा है। जैसे यहाँ है कि कोई भी चीज़ आप नया करने जाएं, कुछ करने जाएं, तो लोगों को ये चाहिए कि आपको कोऑपरेट करें, सपोर्ट करें, लेकिन कदम कदम पर वो एक यहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड भी है वो आपको रोक देगा, आपको ये कर देगा, आपको वो कर देगा। तो इट मस्ट बी पीपल्स फ्रेंडली फेस्टिवल। बिल्कुल। आप किसके लिए कर रहे हैं? यहाँ पे अगर तभी लोग आएंगे। आप किसके लिए कर रहे हैं? तो उसी तरह से मैंने सेक्रेटरी INB अपूर्व चंद्रा जी को सुझाव दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि फिल्मों की संख्या कम कीजिए और स्क्रीनिंग बढ़ाइए। जैसे मान लीजिए इंडियन पैनोरमा है या इंडियन कंपटीशन, इंटरनेशनल कंपटीशन है, तो कंपटीशन की 3 फिल्में एक दिन आप लगा देंगे तो कोई कैसे देख पाएगा। और पार्वोलिम में आप ले जाकर लगा देंगे तो यहाँ के गोवा में ट्रांसपोर्ट की बहुत समस्या, इतनी समस्या है। जैसे कान फिल्म फेस्टिवल क्या करता है कि वो एक पाम बस चलाता है जो सुबह 6 बजे से 7 बजे से रात के 2 बजे तक चलती है। और कान में जो सरकारी बसें हैं उनमें आप 1 रुपये के टिकट पर 40 किलोमीटर में कहीं भी आएँ और जाएं, तो ट्रांसपोर्ट वहाँ बहुत सारी जगहों पर ज़्यादा। यहाँ तो 8 बजे के बाद कोई साधन नहीं मिलता, तो लोग कैसे मूवमेंट करेंगे? आप कम से कम एक शटल चला दें, आप इधर मीरामार से लेकर और बस स्टैंड तक, और वो हर आधे घंटे 15 मिनट में रन करे, और आपके फेस्टिवल बैच को देखकर वो उसमें एंट्री दे। तो जो कान की बसें हैं उसमें पैसा तो लगता नहीं, हम लोगों को सब कार्ड पर वो एंट्री है। तो आप वो पीपल्स फ्रेंडली फेस्टिवल है। वहाँ रेड कारपेट की भव्यता बड़ी है। अच्छा, सिनेमा में दुनिया में जो भी बेस्ट सिनेमा बनता है वो सबसे पहले कान में दिखाया जाता है, और वही फिल्में साल भर वर्ल्ड वाइड रन करती हैं। प्लस उसका मार्केट बहुत बड़ा है। जैसे आपको आश्चर्य होगा कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाने वाले देश हैं, लेकिन हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी जो है सिनेमा की, उसमें हम केवल 0.5% हैं। 99.5% में हमारी हिस्सेदारी है ही नहीं। तो कल के डिस्कशन में भी मैं इसी को कह रहा था कि कैसे हमारी हिस्सेदारी बढ़े। तो यदि हम सिनेमा में भी उपनिवेश बन जाएंगे और गुलाम देश बन जाएंगे, जो बहुत सारी कंपनियां चाहती हैं, तो फिर यहाँ के लोगों का विकास कैसे होगा? दूसरी चीज़, हमारी सरकार हर बार कहती है कि हम फिल्म की शूटिंग के लिए ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, ये सब घोषणाएं होती हैं, लेकिन एक्चुअल कोई काम हो तो अच्छी बात है ना। जैसे कि एक मान लीजिए 10,000 करोड़ की फिल्म इंडिया में शूट होगी, तो वो 10,000 करोड़ खर्च होगा ना यहाँ, तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो जो जेन्युइन इश्यूज हैं उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो इसलिए उन फेस्टिवल से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। सर, आप कांस फिल्म में इस बार भी गए थे, पिछली बार का कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ था। फिल्म की बात करेंगे, ये तो हो गई मैनेजमेंट की बात, दूसरा और हमारा ईफी की बात।
किस तरीके के फिल्म एज एन क्रिटिक या फिल्म अभ्यासक के तौर पर आप एक फ़िल्म को किस तरह से देखते हैं, और इस साल पे जो वहाँ पे कांस फिल्म फेस्टिवल में लगी थी, कौन सी फिल्म ऐसी थी जिन पर आप मतलब आपने लिखा भी है, हमने फेसबुक पोस्ट पे आपके पढ़ा भी है कि आपको कौन सी फिल्में वहाँ पे अच्छी लगी, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, उसकी कुछ फिल्में इफ़ी में आई हैं। हम लोगों ने, जब मैं इफ़ी के सिलेक्शन बोर्ड में होता था 2013, 14, 15 में, तो उस समय हमने एक सुझाव दिया था उससे पहले डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल को, जो दिल्ली में है और पहले ये करती थी फेस्टिवल, अब तो एनएफडीसी को दे दिया गया, कि एक फेस्टिवल क्लाइडोस्कोप करके सेक्शन लाया जाए जिसमें कान, बर्लिन, वेनिस की सेलेक्टेड फिल्मों को यहाँ शोकेस किया जाए। तो उन लोगों ने किया, इसको अच्छे से किया। दुनिया की महान फिल्में इफ़ी में तभी आ पाई जब ये सेक्शन हुआ। उसी तरह से वहाँ जैसे एक है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस फिल्म है जो यहाँ दिखाई जा रही है, जो स्वीडन की फिल्म है, रूबेन ओस्लुंड डायरेक्टर है, उसको कान ने बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया। उस अवार्ड का नाम है पाम द ओर। तो वो यहाँ दिखाई जा रही है, ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। उसी तरह फ्रांस के महान फिल्मकार जिन्होंने अभी एक तरह से इच्छा मृत्यु का वर्णन किया। स्विट्ज़रलैंड में कानून है कि जब आप बहुत बीमार हो जाएं, जीना नहीं चाहें, तो आप इच्छा मृत्यु ले सकते हैं कि अब मुझे संसार में नहीं रहना है। तो गोदार ने 92 ईयर्स की एज में, जो गोदार सिनेमा के खुदा माने जाते हैं, ईश्वर माने जाते हैं, इतना उनका नाम है और काम है, उन्होंने वर्ल्ड वाइड फिल्म मेकिंग को बदल दिया। 1959 में ब्रेथलेस फिल्म उनकी आई थी और उन्होंने 2 बार ऑस्कर अवार्ड ठुकरा दिया था। वो अमेरिकी फिल्म मेकिंग के खिलाफ रहे, तब लाइफ टाइम ऑस्कर उनको दिया गया। तो गोदार की फिल्मों का रिट्रोस्पेक्शन इस इफ़ी में है। उसी तरह इटली के महान फिल्मकार पासोलिनी की फिल्मों का रिट्रोस्पेक्शन है, स्पेनिश कार्लोस का है, 3-4 रिट्रोस्पेक्शन है। तो और एक जैसे होली स्पाइडर फिल्म आई है यहाँ, है तो ईरान बेस्ड, लेकिन स्वीडन के लोगों ने बनाया है, अली अब्बासी ने। अब देखिए कि जो मुसलमानों के बारे में हमारी आम धारणा है हिंदुस्तान के लोगों की, वो पाकिस्तान से ड्रिवन है। पाकिस्तान से हम अपनी धारणा बनाते हैं कुछ इंसान, लेकिन दुनिया के माने 156 किस्म के मुसलमान होते हैं, हमें नहीं पता, सिनेमा हमें बताता है। बिल्कुल। तो स्कैंडिनेवियन कंट्री के जो मुसलमान हैं वो थोड़े अलग किस्म के हैं, वो जान की बाजी लगाकर इस्लाम की कट्टरता के खिलाफ फिल्में बना रहे हैं। जिसमें ये थे होली स्पाइडर का आप ले लीजिए, यदि वो डायरेक्टर ईरान चला जाए तो उसको फांसी हो जाएगी। अच्छा। हाँ, उस फिल्म में 2 लाइन में बता देता हूँ कि एक कट्टर तो नहीं कहें उसको, एक सच्चा मुसलमान का दावा करने वाला इंसान है, जिसे लगता है कि जो वेश्याएं हैं उससे शहर गंदा होता है, तो उसका वो तरीका सोचता है कि वो सीरियल किलर बन जाता है। वो उन वेश्याओं को पटाता है और उसकी हत्या कर देता है। 17 को वो मार चुका है। एक मुस्लिम जर्नलिस्ट है, वो इसका पीछा करती है और इसके रैकेट का भंडाफोड़ करती है, और उस जो अपराधी पकड़ा जाता है उसमें कट्टर इस्लामिस्ट एनजीओ उसके पक्ष में नारे लगा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, लेकिन फिल्म में दिखाया गया कि कोर्ट ने अंततः उसको फांसी की सज़ा दी। तो ऐसा, और ईरान का शहर, पवित्र शहर माना जाता है मसाज, तो मशाद के में ये फिल्म उसको हालांकि शूट नहीं कर पाए होंगे वो लोग कहीं मोरक्को में या कहीं दूसरी जगह शूट करते हैं। उसी तरह इजिप्ट का फिल्म मेकर है जो सुन्नी इस्लाम के पावर सेंटर, वो है अल अजहर यूनिवर्सिटी काहिरा का, और उसमें एक मछुआरे का एडमिशन हो जाता है और वहाँ मछुआरा वो देखता है कि यहाँ तो पावर पॉलिटिक्स इतनी ज़बरदस्त है, हत्याएं कर दी जाती हैं, किसी को सेक्सुअल केस में फंसा दिया जाता है, कोई एक्चुअल कुछ करता है, और उस तरह के सुन्नी इस्लाम की पूरी पॉलिटिक्स पर उसने तारिक सलेह ने फिल्म बनाई है। और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था तारिक सलेह से कि क्या तुम्हें सेंसरशिप का डर नहीं लगा, तो उसने कहा कि सेंसरशिप इज ऑलवेज इन माइंड ऑफ द फिल्म मेकर, इट्स नॉट इन द गवर्नमेंट, ऐसे कहा। तो वो फिल्म है, इन सब फिल्मों को अवार्ड मिला है, ट्रायंगल ऑफ सैडनेस, ये वो। और दूसरा एक नया ट्रेंड आ रहा है हमारे भारतीय सिनेमा में, वर्ल्ड सिनेमा में, कि जो समुदाय अभी हाशिए पर थे, जो सिनेमा में उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं था, जैसे साउथ की जितनी फिल्में आप देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि एक दलित नायक उभर रहे हैं।
बिल्कुल। जो नायकों की छवि थी गोरी चिकनी चुपड़ी और लवर बॉय वाली, वो बदल रही है। आप कंटारा के नायक को देखिए, वो कैसा काला भुच्चड़ जैसा और उस तरह से है और जंगली है। उसी तरह से आप जय भीम फिल्म देखिए या पुष्पा के नायक को देखिए, यानी कि पूरा साउथ का सिनेमा आपके नायकत्व की छवि बदल रहा है। ये हॉलीवुड में भी हो रहा है। अभी आप वकांडा फॉरएवर ब्लैक पैंथर फिल्म देखिए हॉलीवुड की, जो कि 2000 करोड़ में बनी है और उसने 2 ही हफ्तों में या 1 हफ्ते में 3000 करोड़ कमा लिए। तो वो उसमें सारे के सारे कैरेक्टर ब्लैक हैं, एक्टर ब्लैक हैं सारे के सारे। उसी तरह वर्ल्ड सिनेमा में जो ब्लैक पॉपुलेशन है, जो वहाँ के लिए दलित मानी जाती हैं, उन पर फिल्में बन रही हैं बहुत बड़ी संख्या में, उनकी आवाज़ें आ रही हैं सिनेमा में। तो कैन फिल्म फेस्टिवल क्या करता है कि दुनिया में ज़िंदगी के लिए जहाँ जहाँ लड़ाइयाँ चल रही हैं, जहाँ जहाँ संघर्ष हो रहा है, कान फिल्म फेस्टिवल उन फिल्मकारों के साथ खड़ा होता है। जैसे वो ईरान में जफ़र पनाही को हाउस अरेस्ट किया गया है, उसके खिलाफ खड़ा होता है कान। रूस के किरिल सेलेब्रिकोव को पुतिन ने हाउस अरेस्ट करा दिया था, उसके खिलाफ कान खड़ा हुआ है। ये बोल्सोनारो अब चुनाव हार गया, ब्राज़ील का ताना सहायक है, तो उसके वहाँ के फिल्म मेकर के पक्ष में कान में रेड कारपेट पर प्रोटेस्ट हुआ। तो कान दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करता है और उन फिल्मकारों के पक्ष में, जैसे यूक्रेन का फिल्मकार एक था, यूक्रेन युद्ध में मारा गया, मारियोपोल उसने फिल्म बनाई थी, उसको वहाँ ले गए, तो उसके लिए ट्रिब्यूट दिया गया। तो कान बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन कुल फिल्मों की संख्या वहाँ शॉर्ट फिल्में, स्टूडेंट फिल्में, स्पेशल स्क्रीनिंग, मिडनाइट स्क्रीनिंग, मेन कंपटीशन और अनसर्टेनिंग आर्ट, सब मिलाकर 100 से ज़्यादा नहीं होती। तो इसलिए उसकी रिपीट स्क्रीनिंग होती है। और कान ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि वो एक सेक्शन चलता है पिछले 18 साल से कि दुनिया के जितने फिल्म स्कूल में स्टूडेंट फिल्में बना रहे हैं उनको वो इनवाइट करता है अपने यहाँ, और उनमें से 10 या 12 फिल्मों को सिलेक्ट करता है। और जिन स्टूडेंट की फिल्में सिलेक्ट होती हैं और जिनको अवार्ड मिलता है, फर्स्ट अवार्ड, सेकेंड अवार्ड, उनको कान प्रॉमिस करता है कि जब वो ज़िंदगी में पहली फीचर फिल्म बनाएगा बड़ी, तो कान उसको सपोर्ट करेगा। इसके कारण दुनिया में सैकड़ों अच्छे नौजवान फिल्म मेकर पैदा हो रहे हैं। प्लस कान, बर्लिन, वेनिस में यदि आपकी फिल्म चली जाती है तो उसकी ह्यूज इकोनॉमी बन जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट्स आपके संपर्क करते हैं और आपके राइट्स बिक जाते हैं यूरोप में, ऑल ओवर वर्ल्ड। यहाँ ये सब थोड़ा होना बाकी है अभी, क्योंकि हमारे इंडियन फिल्म मेकर ने इंटरनेशनल सेल्स एजेंट की अवधारणा अभी यहाँ काम नहीं कर रही है। तो उसमें इस तरह से हो जाता है आपकी। जैसे सर आप बता रहे थे कि बाहर के फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म्स को एक सेक्शन होता है और वो उसका भी कंपटीशन होता है। यहाँ पे वैसा कंपटीशन सेक्शन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट फिल्म्स दिखाई जाती है। यहाँ पे पिछले कई सालों से गोवा सेक्शन भी एक गोवा के जो फिल्म मेकर्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनकी फिल्म मेकिंग की कला आगे लाने के लिए गोवा सेक्शन एक अलग किया है। और बाकी जो इंडियन पैनोरामा में जो ऑफिशियल सिलेक्शन होता है उनका भी एक अलग सेक्शन रखा है। उनमें से मुझे लगता है 29 फिल्में, शॉर्ट फिल्में हैं यहाँ पे अभी। वो कंपटीशन सेक्शन में नहीं है, उनका कंपटीशन सेक्शन होना चाहिए। आपको क्या लगता है इसके बारे में? दुनिया के हर फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्मों का होता है, क्योंकि शॉर्ट फिल्में ही सिनेमा का पहला पायदान होती है, फर्स्ट स्टेप उसका होना चाहिए। दूसरा, इंडियन पैनोरमा के सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। वो दुनिया के किसी भी फेस्टिवल में 2 साल पुरानी फिल्म नहीं दिखाई जाती। अब इंडियन पैनोरमा का सेक्शन जिसके लिए चालू किया गया था कि एक इंडियन पैनोरमा का 2 साल पुरानी फिल्मों का पैकेज हो जो विदेशी लोग देखेंगे। यहाँ तो विदेशी है ही नहीं कोई, और कोई देखता नहीं, आप देख लीजिए। तो होना ये चाहिए कि जो फिल्में रिलीज नहीं हुई हैं या जिनको अभी सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिला है उनको शो केस किया जाए पैनोरमा में, ताकि नई फिल्म जिसको कहते हैं ना प्रीमियर, तो इंडियन पैनोरमा की हर फिल्म का प्रीमियर होना चाहिए यहाँ, तभी उसका मतलब है ना। कान में कोई भी फिल्म ऐसी नहीं दिखाई जाती क्लासिक को छोड़कर जो कहीं रिलीज हो गई है। कान में हर फिल्म का पहला शो उसकी शर्त है, फर्स्ट स्क्रीनिंग। मतलब दूसरा, कांस में ऐसा होता है कि पहली बार ही वहाँ पे स्क्रीन कर आकर फर्स्ट स्क्रीनिंग वहाँ होती है। इससे पहले कहीं पे भी आप स्क्रीन नहीं कर सकते। स्क्रीन किया है तो फिर वो आपकी फिल्म रिजेक्ट कर दी जाएगी। अच्छा।
वहाँ का क्या होता है कि दुनिया का सबसे अमीर फिल्म मेकर स्टीवन स्पीलबर्ग से लेकर और दुनिया का सबसे चर्चित फिल्म मेकर असगर फरहादी तक सबकी इच्छा है कि उसकी नई फिल्म कान में दिखाई जाए। तो कान उनके लिए पैसे थोड़े देता है। हमारे भारत सरकार को $500 से लेकर $2000 तक फीस देनी होती है। अच्छा, हाथ जोड़ना पड़ता है उन फिल्मों को लाने के लिए। क्यों? क्योंकि हमने अपने ईफी का स्तर बड़ा नहीं किया, जहां दुनिया का हर फिल्म मेकर आना चाहे। और दुनिया की तो बात छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान का भी बड़ा फिल्म मेकर आना नहीं चाहता। ये क्राइसिस है। तो कैसे इसको थोड़ा ऊंचा उठाएं, और वो अच्छे प्रोग्रामिंग से होता क्या है कि ईफी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो ईफी की कमेटियां बनती हैं वो सरकार बनाती है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी बनाती है जिसकी सरकार होती है। तो पहले ये होता था कि वो लोग अपने 2-4 लोगों को शामिल कर लेते थे, बाकी जो लोग होते थे वो जीनियस लोग होते थे जिनकी काबिलियत थी, जो सिनेमा के बारे में जानते हैं। पिछले 10 सालों से क्या हो गया है कि उन सारी कमेटियों में अजीब तरह से बनी है। जब उसमें आप सिनेमा के जानकार लोगों को नहीं रखेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल। अच्छा, जिसको इंटरनेशनल सिनेमा का ABCD नहीं आता, वो यदि प्रीव्यू कमेटी में होगा तो वो कौन सी फिल्म सेलेक्ट करेगा? तो एक तो इसको, मुझे टूरिज्म से प्रॉब्लम नहीं है, यदि सरकार चाहे तो उस तरह के तमाम लोगों को, 100 लोगों को अपने खर्चे पर वहाँ से गोवा भेजे, यहाँ रखे, खिलाए पिलाए, वो सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रोग्रामिंग में तो ना रखे। बिल्कुल। फिल्म सिलेक्शन में ना रखे। सिलेक्शन में तो काबिल और उस तरह के लोगों को होना चाहिए। सर, मैंने आपको पूछा कि गोवा का जो एक अलग सेक्शन है, गोवा का फिल्म का उद्योग जो है, जो बहुत मतलब कम तौर पर आगे आ रहा है और आगे भी आ रहा है भी, तो उसको मार्केट नहीं मिल रहा है। तो ये जो सेक्शन बनाया है गोवा का, एक अलग शॉर्ट फिल्म का या फिल्म का, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, गोवा की समस्या 2-3 है। एक तो जो असली गोवा है वो गोवा के मेन स्ट्रीम में है ही नहीं। आपका 90% पॉपुलेशन है जो गोवा का, वो तो ज़िंदगी की जद्दोजहद में उलझा हुआ है। उसके लिए कोई सरकार नहीं कुछ करती, कोई संस्था नहीं करती। गोवा की जो छवियाँ बाहर प्रोजेक्ट की जाती हैं वो असली गोवा है ही नहीं। गोवा की इमेज कोई 5 स्टार होटल, सी बीच और लड़कियां तो नहीं है ना, शराब और मस्ती तो नहीं है ना, क्योंकि इसका आम जनजीवन एक अलग लय में जीता है। उसके लोकल फोक हैं, लोकल कलाएं हैं, चीज़ें हैं। उसका कोई, जैसे फ्रांस में क्या है कि पूरा फ्रांस एक जैसा है, हिंदुस्तान तो अलग अलग है। तो फ्रांस में कैन फिल्म फेस्टिवल में पूरा का पूरा फ्रेंच कल्चर दिखाई देता है। आपके इस फेस्टिवल में कोई कल्चर दिखाई नहीं देता। तो गोवा के लिए क्या है, आपने एक मार्केट खड़ा कर दिया, आपने बड़े बड़े ठेकेदार ला दिए, आपने सब कुछ कर दिया और कहा कि गोवा में आएँ, टूरिज्म से बिजनेस होगा। टूरिज्म से कितना बिजनेस हो जाएगा और कितने लोगों का भला होगा? टूरिज्म होना चाहिए, लेकिन गोवा की असली, जैसे गोवा यूनिवर्सिटी कितना पार्टिसिपेंट होता है ईफी में मुझे नहीं पता। जो पढ़ने लिखने वाला तबका, गोवा में तो इलिटरेसी भी बहुत है। आप कभी सर्च कीजिए तो फर्स्ट जनरेशन लर्नर ही आपको मिलेंगे। 1-2 लाइन हल्के अंग्रेजी बोल लेने से आप साक्षर नहीं हो जाते, वो तो आपकी मजबूरी है। तो अधिकतर एम्प्लॉय लो पेड हैं, अधिकतर लोग शांति से रहने वाले लोग हैं। 8 बजे सारे गोवंस अपने अपने घरों में चले जाते हैं, सुनी हो जाती हैं सड़कें। वो असली गोवा है। गोवा के गांव में उधर गोवा आगे आना चाहिए। वो सिनेमा में कहाँ आ रहा है आप बताओ? सिनेमा में वही मार्केट ओरिएंटेड गोवा आ रहा है ना जी। जो बॉलीवुड दिखा रहा है वही गोवा दिखा रहा है ना। और बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग होती है, उससे गोवा को क्या मिलता है? आप हमेशा गुलाम रहेंगे क्या? तो आपको 2-4 रुपये मिल गए, इससे कुछ नहीं होता। माइंड सेट की प्रॉब्लम है कि गोवा क्या क्लिप हो रहा है हिंदुस्तान से, या गोवा इस फिल्म फेस्टिवल से क्लिप हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जो इंडियन पैनोरमा की फिल्में हैं वो गोवा के लोगों के लिए 20 जगह दिखाई जाए, उनके यहाँ उस इलाकों में, गांव एरिया में? क्यों नहीं हो सकता? इंडियन पैनोरमा तो कम से कम देखना चाहिए कि दूसरे इलाकों की फिल्में कैसी है। तो कम से कम बॉलीवुड ही दिखाओ।
अभी तो सिर्फ मीरामार में स्क्रीन लगी है, अल्थिन में लगी है, ये शहरी लेकिन वहाँ इलाकों में लगी दर्शक को है। लाने के लिए क्या हो रहा है? जी स्क्रीन लगाने से क्या हो जाएगा? केवल फोटो खींचकर बता देंगे कि ये हो रहा है। गोवा के कल्चर का अभी भी फिल्म में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसलिए देश और दुनिया को उसके कल्चर के बारे में नहीं पता। केवल कुछ सार्थक फिल्में गोवा को लेकर बनी हैं, वो मुंबई वालों ने बनाई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने बिजी शेड्यूल में भी आपने हमें कुछ समय दिया और हमसे बातचीत की, उसके लिए गोवन वार्ता लाइव की तरफ से मैं ऋषिकेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा और आपको भी आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, शुभकामनाएं।